नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है और इस दौरान खूब तालियां भी बाजी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीएम योगी का कैसे वर्णन किया जाए। देश का सबसे बड़ा राज्य उनके गतिशील शासन में फल फूल रहा है। सीएम योगी इस राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं और इससे देश को काफी मदद मिल रही है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति समेत सभी गणमान्य लोगों और वहां मौजूद लोगों का स्वागत किया। साथ ही जनसमूह को सीएम ने संबोधित भी किया। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह एमएसएमई की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। 2017 के पहले यह मृतप्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आजादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को कोविड-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा। लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा, क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, हम लोगों ने यूपी में एंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपद को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें वहां पे
संबंधित यूनिट में कार्य करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें एमएसएमई सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना एमएसएमई बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने शासन स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाए हैं। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। एमएसएमई यूनिट के लिए जो भी यूनिट यूपी के अंदर है उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध। उधर लखनऊ के चारबाग स्टेशन रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका केकेसी कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पंडित जी की जयंती को अपनी सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का दिया है। सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने
आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं। इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है, यह समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाअभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर लखनऊ की टीम को, जिन्होंने लखनऊ के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आप सब इस बात को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जिले में नहीं, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। वास्तव में चुनाव का पूरा क्षेत्र होता है, वह बूथ होता है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। वोट अगर आपका मजबूत है तो चुनाव आपके पक्ष में है। और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। इस सदस्यता महाअभियान का क्रम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय 75 जनपदों में और संगठन के 98 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जो भी भारतीय जनता पार्टी के मूल चिंतन, मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के सदस्यता महाअभियान के अवसर पर लखनऊ की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने आज यहां सदस्यता प्राप्त की है, उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उधर बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पर जो है संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती भी है। अंत्योदय और गरीबों की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखाया, वो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए संकल्प पथ की तरह है। उनकी प्रेरणा से भाजपा भारत को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा रही है, गरीबों का उत्थान कर रही है। मैं श्रद्धेय दीनदयाल जी को
श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे।
भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अपने संबोधन के दौरान एशिया और दुनिया के भविष्य को आकार देने में भारत चीन संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। तेजी से विकसित हो रही बहुध्रुवीय दुनिया में जयशंकर ने कहा कि दो एशियाई दिग्गजों के बीच की गतिशीलता क्षेत्र के प्रक्षेप पथ को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। Describe it. Probably one very obvious word to me would be rebalancing. Rebalancing a global order which started with 51 founding members of the United Nations, which has quadrupled in the last 8 decades, where you not only have more independent countries in the world, but the economic, political and even demographic weight of individual members of the global order has shifted to a point where many of us believe that today we are actually at an inflection which really makes a very compelling case for reforming the global order, especially the United Nations. Now, when I speak about rebalancing, I think Asia has been very much key to that rebalancing. When we talk, if one looks, for example, at the top 20 economies of the world, there are many more Asian economies in that than there were a few decades ago. And even if one looks into, say, among the 20, the Asian ones have really risen much more strongly and impactfully. And among them, of course, is India, which was a decade ago the 10th largest economy in the world, currently the 5th, likely to be the 3rd by the end of the decade. A second बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,